अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जब भी कोई मुजरम जुर्म करता है तो अपने पीछे कोई ना कोई सबूत छोड़ जाता है। अगर पुलिस मेहनत से काम करे तो किसी भी सबूत के सहारे, किसी भी एक सबूत के सहारे असल कातिलों तक पहुंच सकती है। इस केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ। कैसे एक आम सी चीज एक सबूत बन गई और उस सबूत की वजह से सारे कातिल पकड़े गए और फिर उसी सबूत की वजह से आखिर में कुछ कातिल सजा से बच भी गए। और इस केस में हमें एक और चीज सीखने को मिलेगी, वो ये कि कभी भी किसी अनजान शहर में रहते हुए किसी भी अनजान पर भरोसा करना आपके लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है। तो चलें आज के केस के बारे में बात करते हैं। इस केस की शुरुआत होती है महाराष्ट्र के न्यू मुंबई शहर से। यहीं के एरोली सेक्टर 8A में सलवैया नाम की एक अपार्टमेंट बिल्डिंग है। जून 2010 में इसी बिल्डिंग की चौथी मंजिल पर रूम नंबर B401 में एक शख्स रहने के लिए आते हैं। वो शख्स होते हैं 23 साल के दीपन असीत बनर्जी। दीपन का मेन घर वेस्ट बंगाल के हावड़ा में था। इनकी फैमिली में 2 बुजुर्ग माँ बाप और एक बहन थी। इनके बाप रिटायर्ड इंजीनियर थे और इनकी बहन न्यूट्रिशन कम डाइटिशियन थी। उनकी शादी हो चुकी थी और वो अपने शोहर के साथ कोलकाता में रहती थी। दीपन के मल्टीनेशनल कंपनी लार्नस एंड टोबोरो में सीनियर डिजाइन मैनेजर के तौर पर जॉब करते थे। इनका ऑफिस मुंबई के पास पवई में था, इसलिए दीपन को मुंबई में आना पड़ा। दीपन की अपने माँ बाप से रोजाना फोन पर बात होती थी, बहन के साथ भी। 10 अगस्त 2010 की शाम को जब दीपन की बहन ने दीपन को कॉल किया तो दीपन ने कहा कि मैं ज़रा बिजी हूँ, कुछ देर बाद कॉल करता हूँ। और बहन ने कुछ देर इंतजार के बाद जब फोन दोबारा कॉल किया दीपन को, तो दीपन का फोन स्विच ऑफ जा रहा था। और इसी तरह करते करते तकरीबन रात 10 से 11 बजे के आसपास बहन ने दोबारा कॉल किया दीपन को, तो दीपन का फोन फिर स्विच ऑफ जा रहा था। बहन को फिक्र हुई, बहन ने अपने माँ बाप को भी बताया और सब लोगों को फिक्र हुई। उन सब लोग बारी बारी अपने अपने फोन से दीपन को कॉल करने लगे, मगर इधर दीपन का फोन स्विच ऑफ जा रहा था। और इसी तरह करते करते 11 अगस्त की सुबह हो गई। बहन ने सुबह उठते ही सबसे पहले दीपन को फोन किया, पर दीपन का फोन फिर से स्विच ऑफ जा रहा था। और 11 बजे के लगभग बहन ने दीपन के ऑफिस फोन किया और पता किया कि दीपन कहाँ है। तो ऑफिस के लोगों ने कहा, ऑफिस स्टाफ ने कहा कि दीपन तो आज ऑफिस आया ही नहीं। तो बहन ने बताया कि कल शाम से दीपन का फोन स्विच ऑफ जा रहा है, तो आप जाकर दीपन के फ्लैट में देखें। उन्होंने कहा कि जो दीपन के कुलीग थे, ऑफिस कुलीग थे, उन लोगों ने कहा कि हम शाम को जाकर देखेंगे। शाम को कुछ कुलीग दीपन के फ्लैट में गए, दरवाज़ा खटखटाया, डोरबेल दी, आवाज़ें दी, मगर अंदर से, फ्लैट के अंदर से किसी किस्म की कोई आवाज़ नहीं आई। उन लोगों ने सारी सूरत हाल से दीपन की बहन को आगाह किया और दीपन की बहन ने फ्लैट के ब्रोकर से बात की। ब्रोकर भी मौके पर पहुंच गया और ब्रोकर ने कहा कि आप फ्लैट के मालिक से बात करें। तो दीपन की बहन ने जब फ्लैट के मालिक को फ़ोन किया तो उसने कहा कि आप पुलिस से रब्ता करें। पुलिस को फ़ोन किया गया तो करीबी स्टेशन से फौरी तौर पर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। अब सब लोग फ्लैट के दरवाजे के बाहर खड़े थे। इन लोगों ने फ्लैट के मेन डोर से जो अंदर हल्का सा क्रैक था, उस क्रैक से अंदर जाकर देखा तो सामान वगैरह बिखरा पड़ा था। इन लोगों ने थोड़ा सा जोर आजमाई की तो दरवाज़ा खुल गया। तो जब सब लोग अंदर गए तो सब लोग इधर उधर दीपन को ढूंढने लगे, तो आवाज़ें दी मगर कोई भी आवाज़ नहीं आई। और इसी तरह करते करते एक ऑफिसर जब बाथरूम में गया तो बाथरूम में एक खौफनाक मंजर इनका इंतज़ार कर रहा था। दीपन अपने ही खून में शराबोर बाथरूम के फर्श पर गिरा पड़ा था और चारों तरफ दीवारों पर
खून ही खून था। ये सब लोग जब वहाँ इकट्ठे हुए तो सब लोग परेशान हो गए कि ये क्या हुआ। और जो वहाँ के मनाज़र थे, पुलिस ने फौरी तौर पर कंट्रोल सेंटर में रब्ता किया और फोरेंसिक टीम को बुला लिया गया। और इस यहाँ की सारी सूरत हाल जो ऑफिस कलीग थे दीपन के, उन्होंने दीपन की बहन को भी कॉल किया और सारी सूरत हाल से आगाह किया। वो लोग भी परेशान हो गए और इसके बाद पुलिस नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करती है। पुलिस को लग रहा था कि ये मामला लूटपाट का है, पर दीपन का जो हाल था, जो हशर हुआ था, इससे लग रहा था कि ये कत्ल का मामला है और कातलों ने इस कत्ल को चोरी की वारदात साबित करने के लिए, चोरी का रंग देने के लिए सामान इधर उधर बखेर दिया था। और दीपन के फ्लैट से 2 अदद विस्की की बोतल भी मिली। और जब पुलिस ने दीपन के दोस्तों और फैमिली से पूछा तो पता चला कि दीपन किसी किस्म का नशे का इस्तेमाल नहीं करता। तो फिर ये विस्की की 2 बोतलें किसने इस्तेमाल की? हो सकता है ये कातलों ने इस्तेमाल की हों, पी हों, पर कोई भी कातल मौका वारदात पर ऐसे नशा क्यों करेगा? उसके बाद पुलिस ने दीपन की डेड बॉडी को हॉस्पिटल मुंतकिल किया पोस्टमार्टम के लिए। और इसके बाद जब पुलिस ने और फोरेंसिक टीम ने अच्छे से जांच शुरू की दीपन के फ्लैट की, तो इन लोगों को दीपन के फ्लैट से कब्र से 2 अदद नामालूम अफराद के फिंगरप्रिंट भी मिले और एक शर्ट जो कि बाथरूम में पड़ा था, उस पर जो दाग धब्बे थे कुछ इस हिसाब से थे। इस तरह लग रहा था कि जैसे किसी ने खून को इससे साफ किया हो। ये सारी चीज़ें पुलिस अपने कब्जे में लेती है। उसके बाद पुलिस जो ये फिंगरप्रिंट मिले थे दीपन के सारे दोस्तों से, ऑफिस कलीग से और आस पड़ोस में सब लोगों से मैच करती है, पर कहीं भी नहीं मिलते। इसके बाद रह जाता है वो शर्ट। वो शर्ट दीपन की बहन को दिखाई जाती है तो वो कहती है कि ये दीपन की नहीं है, क्योंकि दीपन ब्रांडेड कपड़े इस्तेमाल करता था और ये नया नया सिरा लग रहा है। तो इसीलिए जब पुलिस को ये बात दोबारा याद आती है तो वो देखते हैं कि इस शर्ट का ब्रांड चेक करना चाहिए। तो वो जब देखते हैं तो इसके कॉलर की बैक साइड पर एक टेलर का नाम लिखा होता है, नाम और फ़ोन नंबर लिखा होता है, स्टाइल स्टार टेलर। और इस नंबर पर जब पुलिस कॉल करती है तो वो पता चलता है कि ये वाकई ही स्टाइल स्टार टेलर का ही नंबर है। पुलिस उससे उसका पता मालूम करती है तो वो इसके पास पहुंचती है। ये टेलर की दुकान कदार नाम के एक इलाके में थी जो कि 17 डिस्ट्रिक्ट में आता है। पुलिस जब उस टेलर के पास पहुंची तो पुलिस ने वो शर्ट उस टेलर को दिखाई। शर्ट पर लगा हुआ खून सूख चुका था। टेलर ने अपना कार्बन कॉपी चेक की जो कि उसका बिल था उस शर्ट का, तो उसने एक नाम और एड्रेस दिया। पुलिस ये देखकर हैरान रह गई कि वो नाम और एड्रेस दीपन का नहीं था, पर फिर भी पुलिस उस एड्रेस पर पहुंची जो कि टेलर ने उसने दिया था। तो वहां इनको एक आदमी मिलता है। वो शर्ट पुलिस उसको दिखाती है कि ये शर्ट आपकी है, तो वो कहता है कि ये मेरी ही शर्ट है और मैंने 3-4 दिन पहले ही इसकी डिलीवरी ली है, पर मैंने ये शर्ट अपने भाई सूरज गौरव के एक दोस्त विनोद बंदल को दी थी। पुलिस पहुंचती है कि ये विनोद कहाँ मिलेगा। वो कहता है कि मुझे इसका एड्रेस मालूम नहीं, इसका एड्रेस मेरे भाई को मालूम होगा। पुलिस कहती है कि अपने भाई को बुलाओ। भाई को बुलाया जाता है तो वो पुलिस को लेकर विनोद के घर जाता है। विनोद एक किराए के घर में रहता है। जब पुलिस वहां पहुंचती है तो विनोद के साथ एक और लड़का संतोष और एक नाबालग माइनर भी इनको मिलता है। अब पुलिस के पास 4 लोग थे। पुलिस इन चारों को लेकर थाने में आती है और इसके बाद इनसे पूछती है कि 10 अगस्त की शाम को तुम लोग कहाँ थे। दीपन की बहन के मुताबिक शाम तकरीबन 8 बजे, 7:30 या 8 बजे के आसपास जब मैंने फ़ोन किया तो दीपन का फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा था। इसका मतलब था कि लूटपाट करने वाले
इससे पहले ही आए होंगे और वारदात करके चले गए। अब पुलिस को 4 लोग मिल चुके थे। पुलिस इनको लेकर पुलिस स्टेशन में आती है और सख्ती से पूछताछ की जाती है। दीपन का जो सुबह से लेकर शाम तक की रूटीन थी वो ये थी कि सुबह से लेकर शाम तक ये अपनी जॉब करते थे, उसके बाद शाम को आकर पढ़ाई करते थे। इन सब कामों के दौरान दीपन के पास अपने लिए खाना बनाने का भी वक्त नहीं था। आज के दौर में तो फूड डिलीवर करने वाली बहुत सी कंपनियां हैं, मगर 2010 में टिफिन डिलीवर करने वाली कंपनियां होती थी। और ये जो टिफिन वाला खाना होता था ये कोई फास्ट फूड नहीं होता था, ये घर के खाने की तरह होता था। और इसी तरह करते दीपन एक ढाबे वाले से टिफिन की डिलीवरी की बुकिंग करवाता है सुबह और शाम के लिए, और यही टिफिन डिलीवर करता था विनोद बंदल सुबह और शाम को। एक लिंक तो पुलिस को पहले ही मिल चुका था, वो शर्ट, और अब ये विनोद बंदल का दीपन के फ्लैट पर सुबह और शाम को आना। पर एक टिफिन डिलीवर करने वाला इतना बड़ा जुर्म कैसे कर सकता है? पुलिस ने जब सख्ती दिखाई तो इन चारों ने उस दिन वारदात की सारी स्टोरी पुलिस को बताई। इनके मुताबिक 10 अगस्त 2010 की शाम को जब विनोद टिफिन डिलीवर करने दीपन के फ्लैट पर गया तो दीपन किसी से फोन पर बात कर रहा था। दीपन ने जब विनोद को देखा तो उसने किसी को कहा कि मैं कुछ देर बाद कॉल करूंगा। दीपन ने सोचा होगा कि मैं खाना खाने के बाद तसल्ली से कॉल करूंगा, पर दीपन को पता नहीं था ये उसकी आखिरी कॉल होगी। जैसे ही दीपन ने फोन बंद किया तो दीपन के साथ तो विनोद के साथ आए बाकी 3 लोग, संतोष, सूरज, गौरव और वो एक नाबालग माइनर लड़का, ये चारों मिलकर दीपन के ऊपर टूट पड़े और दीपन को काबू करके बाथरूम में ले गए और वहां ले जाकर तेजधार चाकू से जो ये साथ लेकर आए थे उसके चाकू के साथ दीपन के ऊपर ताबड़तोड़ हमले करने लग गए और कुछ ही देर में दीपन की डेथ हो गई। ये लोग पूरी तैयारी के साथ आए थे। इसके बाद इन लोगों ने अपने हाथों और कपड़ों से खून साफ किया। वो शर्ट विनोद जो पहनकर आया था, जो कि सूरज के भाई से उसने ली थी, उस पर कुछ ज्यादा ही खून लग गया था। अब ये अगर इसी हाल में दीपन के फ्लैट से बाहर जाते तो लोगों को शक हो सकता था, इसलिए विनोद ने सोचा कि इस शर्ट को यहीं छोड़ देता हूं और इसने वो शर्ट दीपन के पास उस बाथरूम में ही छोड़ दी और दीपन के कबर्ड से एक और साफ सुथरा शर्ट लेकर पहन लिया और दीपन के फ्लैट में इन लोगों ने बैठकर शराब भी पिया और दीपन का वॉलेट, मोबाइल और लैपटॉप लेकर वहां से निकल गए। मगर पुलिस ने पूछा कि अगर तुमने चोरी ही करनी थी तो तुम लोगों ने दीपन को कत्ल क्यों किया, इतना बड़ा जुर्म क्यों किया? तो फिर विनोद ने बताया कि वो जब भी रोजाना शाम को और सुबह को टिफिन डिलीवरी करने आता था, मेरी और दीपन की उम्र तकरीबन एक जैसी थी और हमें बहुत जल्दी दोस्ती हो गई। रोजाना के आने जाने की वजह से विनोद और दीपन की आपस में दोस्ती हो गई और दीपन के पास विनोद सुबह या शाम आता तो कुछ देर के लिए बैठ भी जाता और इनमें गपशप भी होती थी। और विनोद ने बताया कि दीपन के पास जब फ्लैट में जाता था तो देखता था कि वहाँ कीमती चीजें पड़ी थी। विनोद दीपन से पूछता था कि आप क्या करते हो, कितना कमा लेते हो, कहाँ रहते हो, कौन सा काम करते हो? तो दीपन आगे से बता देता था कि मैं यहाँ काम करता हूँ, मेरी इतनी सैलरी है, लाखों की आमदन है, लाखों की कमाई है और मैं आगे भी पढ़ाई कर रहा हूँ, इसके बाद मुझे एक और अच्छी जॉब मिलेगी और ज़्यादा आमदनी होगी। और दीपन के पास जब ये विनोद जाता था तो कुछ देर के लिए बैठ भी जाता था तो विनोद देखता कि दीपन के पास महंगे कपड़े, फ्लैट में महंगी जूती, मोबाइल, लैपटॉप वगैरह और कीमती सामान भरा पड़ा है। तो ये उससे पूछता है कि उसके साथ और कौन रहता है? तो दीपन बताता है कि मैं यहाँ अकेला रहता हूँ, मेरा यहाँ शहर में कोई दोस्त नहीं है, ना ही कोई अजीज रिश्तेदार है। ये सब बातें करके विनोद वहां से वापस आ जाता है। तो अपने जब फ्लैट में वापस आता है, विनोद अपने फ्लैट में वापस आता है तो अपने दोस्तों से बात करता है कि मेरी एक लड़के से दोस्ती हो गई है, उसके फ्लैट में बहुत सी कीमती चीजें पड़ी होती हैं। इसके बाद सब लोगों के जहन में आता है लूटपाट का आइडिया, पर इसमें ये मसला था कि दीपन विनोद को अच्छे से पहचानता था। अगर ये
जाकर उससे लूटपाट करते हैं तो दीपन पुलिस को विनोद के बारे में बता देगा। अगर ये दीपन की गैर मौजूदगी में जाते हैं तो आसपास के लोगों को शक हो सकता है था। तो ये इसी वक्त मुमकिन था कि जब के दीपन फ्लैट में मौजूद हो। जब दीपन फ्लैट में मौजूद होगा तो मैं जब टिफिन की डिलीवरी देने जाऊंगा तो हम अपना काम आसानी से कर लेंगे। और 10 अगस्त की शाम को जब दीपन अपनी बहन से बात कर रहा था तो उसी वक्त विनोद टिफिन लेकर आ गया था। तो उसी के बाद जब जैसे ही उसने फोन बंद किया तो इन लोगों ने अपना काम पूरा कर लिया। पुलिस ने लूट का सारा माल बरामद कर लिया था, लैपटॉप, मोबाइल और वॉलेट में से इन लोगों को सिर्फ 250 रुपये कैश मिला था। वारदात के बाद दीपन के जीजा मुंबई में आए थे। दीपन का फोरेंसिक एग्जामिनेशन हो चुका था। अब बारी थी डेड बॉडी को फैमिली के हवाले करने की, पर डेड बॉडी सिर्फ उसके हवाले की जा सकती थी जिसका कोई ब्लड रिलेशन हो। इसलिए उसके बाद 14 अगस्त को दीपन की बहन भी आ गई, बॉडी उनके हवाले कर दी गई और उसी 14 अगस्त की शाम को दीपन का आखिरी रसूमात भी अदा कर दी गई। इसके बाद पुलिस चार्जशीट रेडी करके थाने सेशन कोर्ट में सबमिट कर देती है। इन चारों कातलों पर सूरज गौरव, विनोद बंदल, संतोष और एक माइनर पर आईपीसी के तहत 302, 394, 411, 419, 452 और 34 की दफात लगती हैं। थाने सेशन कोर्ट में मुकदमा दर्ज होता है। इन चारों में एक नाबालिग लड़का भी था, माइनर, उसके खिलाफ अलहदा से कार्रवाई होती है। इस सारे केस में 41 लोगों ने गवाही दी, जिसमें से कुछ लोग बाद में अपने बयान से बदल गए, पलट गए। पहले वो कोई और बयान देते थे, बाद में कोई और बयान देने लगे। और इसके बाद 6 फरवरी 2018 को उन चारों कातलों में से एक नाबालिग लड़के को छोड़कर बाकी तीनों कातलों को उम्र कैद की सजा सुना दी जाती है। वो जो नाबालिग लड़का था उसके खिलाफ अलहदा से कार्रवाई होगी। विनोद बंदल हाई कोर्ट में अपील दायर करता है, बाकी भी करते हैं। विनोद बंदल का कहना था कि उसकी सिर्फ ये गलती थी कि वो दीपन के फ्लैट पर टिफिन डिलीवर करता था। कल सूरज का भाई था जिसने विनोद को वो शर्ट दिया था, वो भी पहले कोर्ट में बयान देता है, पर उसके बाद वो भी अपने बयान से पलट जाता है और उल्टा पुलिस पर इल्जाम लगाता है कि पुलिस ने ये बयान उससे जबरदस्ती कहलवाया है। मैंने तो कभी भी नहीं कहा कि मैंने ये शर्ट विनोद को दी है। अब कंफ्यूजन हो जाती है कि ये शर्ट दीपन के फ्लैट पर गई कैसे। सबूतों के नाकाफी होने की वजह से हाई कोर्ट विनोद को जमानत पर रिहा कर देती है और विनोद की बाकी सजा को सस्पेंड करने के लिए आगे की कार्रवाई की जाती है। सबूतों की नाकाफी होने की वजह से चारों में से 2 को छोड़ दिया जाता है और बाकी 2 की सजा को बरकरार रखा जाता है। जिस शर्ट की वजह से सारे कातिल पकड़े गए, उसी शर्ट की वजह से 2 कातिल बच भी गए और खास तौर पर इनमें से जो असल मुजरम था विनोद बंदल, वो आजाद घूम रहा था, वो भी बच गया। शर्ट की वजह से ये चारों कातिल पकड़े गए थे, उसी शर्ट की वजह से 2 को छोड़ दिया गया और खास तौर पर विनोद बंदल को, जिसका ये सारा प्लान था, जिसकी ये सारी प्लानिंग थी, उसी को सबूतों के नाकाफी होने की वजह से छोड़ दिया गया। और आज की ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।